प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 12 की गणित अध्याय 3 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय में हम लोग आव्यूह पढ़ने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग आव्यूह के बारे में समझेंगे कि आव्यूह क्या होता है तथा आव्यूह का निरूपण और उसके अवयव के बारे में भी समझेंगे। साथ साथ में हम लोग आव्यूह की कोटि क्रम के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग आव्यूह के प्रकार पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आव्यूह की समानता के बारे में भी समझेंगे। एक एक करके हम लोग इन सभी को पढ़ेंगे। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम एक बात करना चाहते हैं आप लोगों से। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि आव्यूह क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों को यहाँ आव्यूह की हमने परिभाषा आप लोगों को एक लिख कर दी है कि आव्यूह की परिभाषा क्या होती है। लेकिन अगर हम इसको आसान भाषा में समझेंगे तो पहले परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा लिखी क्या हुई है आव्यूह की। तो देखिए, इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है कि एम एन संख्याओं के एक निकाय को एम पंक्तियाँ तथा एन स्तंभों में आयताकार सारणी हो, कैसी सारणी हो, उसकी आयताकार सारणी हो के रूप में व्यवस्थित करने को ही एम गुणे एन क्रम या कोटि का समूह ही एम एन गुणे एन आव्यूह कहते हैं। यदि अगर हम इसको आसान भाषा में कहें कि आव्यूह होता क्या है, तो आव्यूह हमारा एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट समझें तो अरेंजमेंट हम ये कह सकते हैं कि अरेंजमेंट किसी का भी हो सकता है। वहाँ पर संख्याओं का अरेंजमेंट हो सकता है, वहाँ पर सब्जियों का अरेंजमेंट हो सकता है, वहाँ पर वस्तुओं का अरेंजमेंट हो सकता है। किसी का भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट करना ही हमारा मतलब अरेंजमेंट का मतलब उसका व्यवस्थित करना ही हमारा आव्यूह कहलाता है। लेकिन उनको व्यवस्थित करना, फिर उनको हम किस किस सारणी, किस क्रम में लिखना या किस सारणी में लिखना, ये चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आव्यूह को हम किस क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। उदाहरण के माध्यम से आप लोग एक समझ लीजिए। यहाँ दिया गया एक उदाहरण, ये जो दिया हुआ है, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है, ये हम ब्रैकेट अब आपसे पहले बता दें कि एक ब्रैकेट यूज करते हैं, एक इस ब्रैकेट का यूज करेंगे अगर हम आव्यूह को लिखना चाहते हैं, और एक इस ब्रैकेट का भी यूज करेंगे जिसको हम आव्यूह लिखते हैं। ये हमारा एक हो गया आयताकार आव्यूह जिसको हम बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, और ये हमारा छोटा ब्रैकेट हो गया। यदि अगर हम आव्यूह को लिखना चाहते हैं तो इन ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो आव्यूह क्या होता है? अरेंजमेंट, यानी किसी का भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, चाहे वो वस्तुओं का हो, चाहे वो सब्जियों का हो, या फिर फलों का हो, या फिर किताबों का हो। किसी का भी अरेंजमेंट ही हमारा क्या होता है? आव्यूह होता है। तो यदि अगर हम आव्यूह को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि आव्यूह कैसे लिखते हैं, तो देखिए, यदि अगर हमको कोई संख्या दे रखी है, संख्याओं का क्रम दे रखा है, ये संख्या का क्रम दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये हमारा क्रम दे रखा है। तो ये जो क्रम दे रखा है, अगर हम इसमें कहें, ये जो यहाँ ये पहली है पंक्ति, ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, और ये जो है ये हमारी दूसरी पंक्ति हो गई, और ये जो दी है ये हमारी तीसरी पंक्ति हो गई। लेकिन अगर हम पंक्ति की बात करते हैं तो पंक्ति हम कैसे लिखते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आपको हम बता दें पंक्ति किससे प्रदर्शित करते हैं। तो पंक्ति को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं R1, इसको कह सकते हैं R2, और इसको कह सकते हैं R3। तो ये हमारी पंक्ति हो गई। अगर हम स्तंभ की बात करते हैं, स्तंभ हमारे कौन होंगे? तो ये जो दिए हुए हैं, ये जो स्तंभ है, इसको हम क्या कह सकते हैं? C1, इसको हम क्या कह सकते हैं? C2, और इसको हम क्या कह सकते हैं? इस वाले को C3 कह सकते हैं। ये हमारे स्तंभ दिए गए हैं। लेकिन अगर हमको इसको कह दें कि आप लोग आव्यूह में इसको व्यवस्थित करके दिखाएं, तो आव्यूह में कैसे लिख सकते हैं? इसको आव्यूह में लिखने के लिए कह दें तो देखिए, आव्यूह में कैसे लिखेंगे। अगर इसी जगह हमको आव्यूह में कह दें 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10, ये हमको दे दिया गया, ये क्रम दिया था। अब इसको हमको किस में लिखना है, आव्यूह में लिखना है। जब हमको आव्यूह में लिखना है तो हमने शुरू में कहा था कि आव्यूह में लिखने के लिए एक ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। वो ब्रैकेट कौन सा है, ये तो बड़ा ब्रैकेट हो सकता है, ये तो छोटा ब्रैकेट हो सकता है। अब इस बड़े ब्रैकेट को हमने प्रयोग किया तो इसको हम क्या कह सकते हैं, आव्यूह में लिख गया। लेकिन इस आव्यूह को लिखने के लिए हमने एक अंग्रेजी अक्षर के, किसी भी अंग्रेजी अक्षर का प्रयोग करते हैं। ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, बी का प्रयोग कर सकते हैं, सी का। तो अब ये कह सकते हैं कि आव्यूह ए ये हमारा हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, आव्यूह ए। 2 3 4 ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा एक आव्यूह के रूप में व्यवस्थित हो गया। तो यहाँ पर हम किसी के भी कह सकते हैं, फलों की संख्या लिखने के लिए कह सकते हैं, या किताबों की संख्या लिखने के लिए कह सकते हैं कि उनको एक व्यवस्थित क्रम में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। तो ये हमारा आव्यूह दिया है। यदि अगर हम इनको देखें कि ये कैसे रखें, कितने पंक्तियाँ हैं, तो यहाँ गिन लेंगे पंक्ति कितनी हमारे पास है। तो यहाँ हमारे पास पंक्ति 1 2 3, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। अगर हम किसकी बात करते हैं, कॉलम की बात करते हैं, तो कॉलम हमारा C1 हो गया, ये क्या हो गया C2 हो गया, और ये क्या हो गया C3 हो गया। लेकिन अगर हम इसको कहें कि आप लोग इसको कोटि में लिख के दिखाइए, इसका क्रम कैसा है, क्रम कैसा लिखा जाएगा, तो क्रम, अगर हम क्रम कोटि के लिख के दिखाएं तो कैसे लिखा जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं 3 गुणे 3 के रूप में लिखा जाएगा। 3 हमारी पंक्ति हो गई और 3 हमारे स्तंभ हो गए, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये M है, ये M के रूप में लिखी हुई है पंक्ति, और ये N हमारा स्तंभ के रूप में लिखा हुआ है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि इसके क्रम कैसे लिखे जाएंगे, वो चीज़ है। अब आप लोगों को संभवतः ये आव्यूह समझ में आ गया होगा कि आव्यूह होता क्या है और आव्यूह की परिभाषा क्या होती है। आव्यूह की एक छोटी परिभाषा है, बाकी ये परिभाषा आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये परिभाषा आप लोगों को दी गई है, लेकिन एक छोटी सी परिभाषा होती है कि अरेंजमेंट करना ही हमारा आव्यूह कहलाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ एक हमने उदाहरण लिया है कि यदि अगर हमारे पास 3 फैक्ट्रियाँ हों, पहली दूसरी तीसरी, जिसमें से पुरुष और महिला तीनों कर्मचारियाँ हैं, उससे संबंधित एक सूचना है। यहाँ पर हमने नंबर नहीं दिया है, यहाँ पर हम लोग खुद स्वयं से एक नंबर लिख लेते हैं। देखिए यदि अगर हम नंबर लिखेंगे स्वयं से, देखिए यदि अगर हम पहले फैक्ट्री में यदि अगर हम लिख लें 10 पुरुष काम कर रहे हैं और महिलाएं कितनी कर रही हैं, 20 कर रही हैं। दूसरे में 15 पुरुष काम कर रहे हैं और इसमें कितने कर रहे हैं, 10 महिलाएं काम कर रही हैं। तीसरे में 20 पुरुष काम कर रहे हैं और इसमें महिलाएं 15 काम कर रही हैं। अब इनसे कहा जाए कि इसको हमको आव्यूह में लिख के दिखाओ, आव्यूह में कैसे होगा, तो आव्यूह में कैसे लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे 10 पुरुष हैं, 20 महिला हैं, 15 पुरुष हैं फर्स्ट फैक्ट्री में, सेकंड फैक्ट्री में, और 10 महिला हैं। 20 पुरुष हैं और 15 महिला हैं। तो इनको आव्यूह में लिखने के लिए हम एक ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे इसको, और इसको किसके बराबर लिख देंगे, बड़े किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के बराबर में लिख देंगे, ए के बराबर। तो ये हो गया आव्यूह ए। 10 20 15 10 20 15, ये हमारे एक आव्यूह के रूप में प्रदर्शित होगा। तो हमें आव्यूह के रूप में लिखना आप लोगों को समझ में आ गया कि आव्यूह में कैसे लिखते हैं, तो आप लोगों को दे दिया गया। अगर आपसे पूछे कि बताइए इनका निरूपण कैसा है, निरूपण का मतलब ये किस क्रम में लिखे गए हैं, तो क्रम मतलब पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं। तो पंक्ति यहाँ गिन सकते हैं, पंक्ति कितनी हमारे पास, तो पंक्ति यहाँ देखिए, ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2 और ये हो गया हमारा R3। और अगर हम स्तंभ की बात करें तो स्तंभ हमारे कितने हो गए, तो स्तंभ हमारा C1 हो गया और ये क्या हो गया C2। अगर इसका क्रम पूछे तो पहले हम क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं। तो 3 गुणे स्तंभ कितना हमारा 2, तो ये 3 गुणे 2 के रूप में लिखा गया है। तो ये 3 गुणे 2 के रूप में आव्यूह के रूप में निरूपित किया गया है। अब हम लोग एक अगले क्वेश्चन के रूप में चलते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि किसी आव्यूह में अवयवों की अवयवों की संख्या दी गई, कितनी दी गई, 8। अब आप लोगों की एक अवयवों की संख्या दी गई है, कितनी दी गई, 8। अब पूछेगा कि संभव कोटियाँ कितनी होंगी, तो आप लोग संभव कोटियाँ कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि संभव कोटियाँ कितनी हो सकती। तो हम 8 की ऐसे संख्याओं को देखेंगे कि जिनका गुणा करने पर दो ऐसी, जैसे हमको किस में रूप में लिखना है, m गुणे na के रूप में तो लिखना पड़ेगा, यानी हमें जो कोटि लिखनी पड़ेगी वो कोटि किसके रूप में लिखनी पड़ेगी, जो कोटि हम लिखते हैं वो कोटि किसके रूप में लिखते हैं, m गुणे n के रूप में ही तो लिखते हैं। तो m गुणे n के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना है, दो ही तो रूप बनाना है। 8 के ऐसे दो खंड बनाइए कि जो जिनका दोनों को गुणा करने पर 8 आना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं हम किससे, 1 से। देखिए
अगर हम एक पंक्ति लेते हैं और 8 स्तंभ लेते हैं, एक ये बन जाएगा। दूसरा, 2 पंक्ति लेते हैं और 4 स्तंभ लेते हैं, एक ये बन जाएगा। तीसरा और क्या बनेगा, यदि अगर हम 4 पंक्ति लेते हैं 2 स्तंभ लेते हैं तो ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, यदि अगर हम 8 पंक्ति लेते हैं और 1 स्तंभ लेते हैं, ये बन जाएगा। तो ये हमारे क्रम बन गए। एक कौन सा क्रम बन गया, एक हमारा क्रम बन गया 1 गुणे 8 का बन गया, और दूसरा क्रम हमारा बन गया 2 गुणे, यहाँ गुणे लगा लीजिए, यहाँ हम कह सकते हैं 2 गुणे 4 का बन गया, और यहाँ 4 गुणे 8 का बन गया, और यहाँ 8 गुणे 8 गुणे 1 का बन गया। तो ये सब हमारे क्रम दिए गए हैं। तो ये हमारी कोटियाँ दी गई। अगर हमसे यहाँ किसी भी संख्या को रखकर 7 का पूछ ले तो 7 का भी निकाल सकते कि यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या 7 दी हो तो उनकी कोटियाँ कितनी होंगी। तो ऐसे हम कोटियाँ निकाल सकते हैं कि कोटि कितनी होंगी। तो कोटि 2 ही में लिखते हैं m गुणे n के रूप में, तो हमारी कोटि होगी। अब अगले में चलते हैं। देखिए ये कह रहा है एक ऐसे 2 गुणे 2 के रूप में रचना कीजिए जिसे अवयव, अब अवयव यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल रखते हैं आपके सामने। देखिए यहाँ हम ये कहते हैं कि यदि अगर हम यहाँ रखें, यहाँ कहें कि ए आई बराबर ए आई जे बराबर, आगे पढ़ोगे इसको हम आगे समझा देंगे कि ए आई जे क्या है। यहाँ दिया रहेगा, मान लेते हैं ये दे दे आपको 2i और माइनस का 3 दे दें, ये मार्ट के अंदर। अब हमसे कहा जाए कि ऐसे आव्यूह का आपका रचना करना है जो 2 गुणे 2 के रूप में हो। अभी हम पीछे आव्यूह पढ़ के आए हैं कि कितने हमारे दिए जाते हैं, कैसे उनके हैं। अभी हम लोग प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं, प्रकार अभी बाद में पढ़ेंगे। देखिए हम लोग इनको किस रूप में लिखना है, 2 गुणे 2 के रूप में। तो पहले इसको 2 गुणे 2 के रूप में बनाए तो कैसे हैं, 2 गुणे 2 के रूप में बना के तो देखें पहले। तो हमें बनाने से पहले हम ये कहेंगे कि यदि अगर हम इसको बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर बनाने से पहले यदि अगर हम एक आव्यूह लें जिसमें हम 2 गुणे 2 के रूप में लिखें तो यहाँ कौन कौन से हो सकते हैं। A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये हमारे 2 गुणे 2 के रूप में बन गए हैं, जिसमें आगे जो भी दिए गए हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ एक A11 A12 और A21 और A22 यहाँ शुरू किए हैं। देखिए यहाँ हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पहले में A11 निकालेंगे। A11 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ A11 निकालने के लिए A11 निकालने के लिए यहाँ I कितना है, 1 है, J कितना है, 1 है। यहाँ I कितना है, 1 है, और J कितना है, 1 है। या हम लोग J लिख लेते हैं, ये जो दिया गया है। यहाँ हम लोग J लिख लेते हैं। अब देखिए निकालिए इसको। अब A11 निकाल रहे हैं तो A11 कितना आएगा, कितना है ये, तो इसको निकालेंगे 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। A12 कितना आएगा, A12 निकालेंगे तो 2 गुणे I कितना है, 1 माइनस 3 गुणे 2 कितना, J कितना है, 2 है। तो आगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 4। अब इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे। तो A21 कितना निकलेगा, 2 गुणे J कितना है, 2 है, माइनस 3 गुणे 1, मतलब I कितना है, 2 है, और J कितना है, 1 है। तो इसका गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 3 करना 3, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1। इसी तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे, A22 निकाल लेंगे, यानी I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2, हल कर लेंगे, कितना आएगा, 2 दूना 4 माइनस 3 दूना 6, हल करेंगे कितना आएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे किस क्रम में, जो ये हमने लिखा है ये वाले क्रम में। तो इस वाले क्रम में लिखो, क्या होगा, अगर इस वाले क्रम में लिखेंगे तो देखिए
इसका जो क्रम बनेगा वो क्या होगा, अगर इसको लिखेंगे A11 कितना है, तो A11 कितना हमारे पास, A11 कितना निकालें माइनस का 1, A12 कितना निकालें माइनस का 4, क्या लिखेंगे A11, तो A11 कितना है माइनस का 1 और ये कितना है माइनस का 4। इसके बाद A12 कितना A21 कितना निकालें 1 और A22 कितना निकालें माइनस का 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ माइनस का 2 लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया इस रूप में 2 गुणे 2 के रूप में लिखने के लिए। तो यहाँ लिख देंगे किस रूप में लिखा है, 2 गुणे 2 के रूप में, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ लिखे गए हैं ये चीज़ें। तो ये हमारा किस रूप में लिखा गया है, ये लिखा गया हमारा जब हमसे पूछा जाएगा कि एक ऐसे 2 गुणे 2 की रचना कीजिए जिसमें अवयव ऐसे दिए हों, ai बराबर 2i माइनस का 3j ऐसे दिए हों। तो यहाँ मार्च से कोई मतलब नहीं, यदि अगर मार्च के अंदर माइनस की संख्या आती है तो उसको बाहर कैसे निकालेंगे, प्लस के निकालेंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यदि अगर मार्च के अंदर कहे की संख्या आती है माइनस से आती है, तो यहाँ हम लोग ध्यान से देखिए, यदि अगर हम मार्च के अंदर रखें इनको मार्च के अंदर रखें तो इसकी वैल्यू कैसे आई थी, माइनस से आई थी, तो बाहर कैसे निकलेगी, प्लस से निकलेगी। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ कैसे हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा। तो इस चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि इसी तरह हम इसको भी मार्च के अंदर रखते हैं, इसको भी मार्च के अंदर रखेंगे तो कैसे आएगी, इसका मान माइनस से आई है तो इसका मान कैसे आ जाएगा, बाहर निकालोगे तो प्लस से निकल आएगा, तो ये भी प्लस से हो जाएगा। यदि अगर अब इसकी बात करते हैं तो इसका मान क्या कैसे हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे तो इसको हल करेंगे, यदि अगर प्लस से है तो वो प्लस से ही बाहर निकाली जाएगी, प्लस का एक ही निकल जाएगा। यदि अगर ये इसका भी मार्च के अंदर बंद करते हैं तो मार्च के अंदर बंद करेंगे तो क्या हो जाएंगे, इसका भी आ जाएगा प्लस से। तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी तो इसको ज़रूर ध्यान देना कि जो यदि अगर कोई भी संख्या मार्ट के अंदर दी तो पहली बात तो सभी मार्ट के अंदर होंगी, लेकिन अगर मार्ट के अंदर है तो उसको बाहर जब निकालते हैं माइनस से, वो अगर संख्या माइनस से अंदर दी है तो कैसे निकलती है, प्लस से, अगर प्लस से है तो बाहर कैसे निकलेगी, माइनस से। ये ज़रूर ध्यान देना। अब हम लोग ये, हाँ ये दिए हुए आपके देखिए, जैसे कोटि लिखने के लिए अभी बताएं कि m गुणे m पंक्तियाँ तथा n स्तंभ होते तो उन्हें m गुणे n के रूप में लिख सकते हैं। ये आप लोगों को कोटि बताएं कैसे लिखी जाती हैं। बाकी ये दिया गया है कि आप लोग ये पढ़िए कि आव्यूह के अंदर ये जो दिए जाते हैं कि इसमें बताया जाता है कि जो आव्यूह के अंदर पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है। ये जरूर ध्यान देना कि जरूर नहीं कि वहाँ पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है और स्तंभों की संख्या कम हो सकती है। यहाँ दिए गए हैं तो यहाँ हम ये कह सकते हैं इनका क्रम कैसे है। तो एक आप लोगों को एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 2 3 4 5 6 7। अब अगर यदि हमसे पूछता कि ये किस क्रम में लिखे गए हैं तो इनको किस क्रम में बता सकते हैं। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति यानी 2 दिए गए 2 लिखा, स्तंभ कितने लिखे 1 2 3, 3 को लिख सकते 3 गुणे वो 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसमें हमसे अवयव पूछता अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी 3 दूना 6। ये हमसे अवयवों की संख्या अगर हमसे पूछता है तब तो अवयवों की संख्या हो जाएगी। ये आपसे पूछा है आव्यूह के तत्व कैसे लिखे जाते हैं। आव्यूह के तत्व पूछेगा कि A11 कितना होता है, A12 कितना होता है। ये अभी पीछे आप लोगों से बताया है। ये जैसे ये निकाले जाएंगे तो ये पूछा जाएगा कि A11 कितना है, तो A11 हमारा कितना है, यहाँ पर A11 कितना हमारा 1 है। तो ये ऐसे निकाले जाएंगे अगर पूछता है तो आप लोग ये बिल्कुल इसको ध्यान देना कि ये कैसे निकाले जाएंगे हमारे कि A11 A12 आव्यूह तत्व होते हैं जिसमें से AIJ का व्यापक कहते हैं। IV क्या होता है, पंक्ति होती है, J क्या होती है, स्तंभ होते हैं। इसमें दिया गया है कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को प्रदर्शित करते हैं इसमें। अब इसमें यदि अगर हम एक ये जो एग्जाम्पल दिया है इसी में आप लोगों को बता देते हैं। इसमें देखिए यहाँ क्या दिया गया है A23, यहाँ क्या दिया गया है A23। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं पहले किस क्रम में लिखे गए हैं, पहले ये ध्यान से देख लें। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, यानी 3 गुणे 3 के रूप में लिखे गए। तो इसको लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और
और ये क्या दिया हुआ है A33, ये दिए गए। तो अगर हमसे पूछा है, यहाँ देखिए, अगर हम कहें कि A22 कितना होगा, अगर हम ये कहें कि A22 कितना होगा, तो A22 कितना होगा, तो देखिए A11 ये है, A12 ये है, A13 ये है, A21 ये है, A22 ये है। तो A22 कितना होगा हमारा, तो A22 हमारा होगा -2। कितना होगा हमारा, -2। ऐसे हम A31 निकाल सकते हैं, तो इसमें यही निकाला गया A31, A32, A33 ऐसे निकाले गए हैं। तो आप लोग इनको भी अवयव के तत्व निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग अवयव के प्रकार पढ़ेंगे, अवयव के प्रकार क्या होते हैं। अब यहाँ क्या दिया गया है, क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं, जिसमें ऐसा अवयव जिसमें हम ये कह सकते हैं, क्षैतिज अवयव वो होता है, हम यहाँ देखेंगे कि हमारी पंक्तियाँ कितनी हैं, 1 2, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो और पंक्तियों की संख्या क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव। ऐसा अवयव जिसमें क्षैतिज पंक्तियों की संख्या क्या हो, कम हो, और स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल और समझें, 1 2 2 3 4 5 6 7 ये दिए गए। अब यदि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास पंक्ति कितनी है, 1 है, 2 है। पंक्ति कितनी है, 2। स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 4। तो इसका क्रम कैसा है, 2 गुणे 4 के रूप में, यानी पंक्ति कम है, स्तंभ ज़्यादा। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव। अब ऊर्ध्वाधर अवयव के बारे में समझेंगे, तो ऐसा अवयव जिसमें उल्टा इसका होगा, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या कम हो और पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो। जैसे एक उदाहरण लें, किसकी संख्या कम हो, स्तंभों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 2 4 3 5 6 7, और हम ये कह सकते हैं 8 9 10। ये तो हमारा हो गया कैसे, ये भी बराबर है। अगर यदि अगर हम इसमें कह दें कि यहाँ कह दें, यहाँ 4 3 2 और 1 और बढ़ा सकते हैं इसमें, इसमें देखिए, इसको हम सही से लिखे दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 2 3 4 5 3 2 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर हमारे पास पंक्तियाँ कितनी हो गई, हमारे पास पंक्तियाँ जो दी गई हैं वो पंक्तियाँ कितनी हो गई, वो पंक्तियाँ हमारे पास क्या हो गई, तो ये जो पंक्तियाँ हो गई 1 2 3। स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 4। तो स्तंभ ज़्यादा है और पंक्ति क्या है, कम है। तो कौन सा अवयव हो गया, तो ये क्षैतिज अवयव है। लेकिन ये इसी को यदि अगर हम इसी को क्या कर दें, अगर हम इसी को क्या कर दें, कम कर दें, मतलब हम स्तंभों की संख्या क्या कर दें, अब इस बार कम कर दें, तो स्तंभों की संख्या यदि अगर हम कम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए स्तंभों की संख्या हम कम कर दे रहे हैं। यहाँ एक लाइन 7 6 7 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनको नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखे दे रहे हैं 3 2 4 5। तो ये अब कैसा बन गया, ये कैसा बन गया, तो ये जो है हमारा, ये कैसा बन गया, तो ये हमारा जो दिया गया है, ये अब हमारा ऊर्ध्वाधर अवयव बन गया, जिसमें हमें पंक्तियों की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और स्तंभों की संख्या अभी अभी ये जो पंक्तियों की संख्या क्या है और स्तंभों की संख्या क्या है, अभी बराबर है। यदि एक और हम बढ़ा दें, यहाँ 2 3 6 7 लिख दें, अब हमारा ये जो अवयव है, ये हमारा अवयव कैसा बन गया, अब जो हमारा अवयव बन गया वो कैसा अवयव बन गया, ये हमारा अवयव बन गया ऊर्ध्वाधर अवयव बन गया, जिसमें ये दिया गया है यहाँ पर
ऊर्ध्वाधर अवयव। अब आगे हम लोग चलते हैं एक वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में कह रहा है जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर हो, अर्थात m और n दोनों बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग अवयव। जैसे हम ये कह सकते हैं 2 3 4 5, ये हमारा कैसा अवयव है? एक वर्ग अवयव है। ये कैसा अवयव है? एक वर्ग अवयव है। इसी तरह पंक्ति अवयव, जिसमें एक पंक्ति हो, उसे कैसा अवयव कहते हैं? पंक्ति अवयव कहते हैं। ये हम पंक्ति अवयव के बारे में समझेंगे। जिसमें एक पंक्ति हो उसे क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव। तो इसमें कितनी पंक्ति? एक पंक्ति है, इसको पंक्ति अवयव कहेंगे। अगर स्तंभ अवयव कहेंगे तो जिसमें एक स्तंभ हो उसे क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। इसे स्तंभ अवयव के रूप में भी लिख सकते हैं। जिसे एक स्तंभ कहें उसे स्तंभ अवयव, जिसमें एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहेंगे। शून्य अवयव, जिसमें सभी अवयवों की संख्या क्या हो? शून्य, उसे क्या कहेंगे? शून्य अवयव। तो ये हमारा शून्य अवयव इसके शून्य अवयव के बराबर में लिखा जाएगा। जैसे हमारा कैसा अवयव है? शून्य अवयव के रूप में है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना कि शून्य अवयव है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको मेन याद रखना, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें हमें ये हर जगह प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा। ये कह रहा इकाई अवयव, ऐसा अवयव जिसके विकर्णों की संख्या क्या हो? एक हो, उसे क्या कहते हैं? तस्मक अवयव या इकाई अवयव कहते हैं। ये विकर्ण याद रखना, इसके विकर्ण क्या होने चाहिए? एक होने चाहिए। बाकी शेष अवयव क्या होने चाहिए? हमारे जीरो होने चाहिए। उसे क्या कहते हैं? तस्मक या इकाई अवयव कहते हैं। ये चीज़ याद रखना। यदि अगर हम तस्मक और इकाई अवयव ध्यान देंगे, तस्मक और इकाई अवयव में ये चीज़ बिल्कुल याद रखना है कि तस्मक अवयव क्या होते हैं, इकाई अवयव क्या होते हैं। ये चीज़ याद रखना। ये हमारा क्या है? तस्मक अवयव है। इसमें दिया गया है कि यदि ये जिसमें विकर्ण के अवयव क्या हों? एक एक हों, बाकी सभी अवयव क्या हों? शून्य हों, वो क्या होता है? तस्मक अवयव होता है। अगर हम इसको पढ़ाएं, देखिए ये दिए गए हैं। इसमें यदि अगर हम इसको देखें तो देखिए ये दिए गए हैं। ये हमारा यहाँ कैसा ऑर्डर दिया गया है? यहाँ 3 3 का ऑर्डर दिया गया है। ये यहाँ पर हमारा कैसा ऑर्डर दिया गया? 3 3 का ऑर्डर दिया गया, और ये 4 4 का ऑर्डर दिया गया। ये इसको विशेष कर आप लोग ध्यान देना। आगे हम लोग विकर्ण अवयव देखेंगे। तो विकर्ण अवयव अलग होता है। विकर्ण अवयव एक कैसा अवयव होता है? देखिए विकर्ण अवयव में चेंजमेंट होता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 2 4 0 0 2, यहाँ पर विकर्ण के अवयव क्या हो सकते हैं? विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी शेष अवयव क्या हो सकते हैं? शून्य हो सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? विकर्ण अवयव। यहाँ पर और भी एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर 3 0 0 6, ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी शेष अवयव क्या हो सकते हैं? शून्य हो सकते हैं। आगे इसी तरह हमारा अदिश अवयव दिया गया है। अदिश अवयव में हमें ध्यान देना है कि जो विकर्ण अवयव होंगे वो समान अवयव होंगे। जो विकर्ण अवयव होंगे वो कैसे अवयव होंगे? समान अवयव होंगे। 2 0 0 2, जैसे ये है, ये कैसा अवयव है? समान अवयव है। जो विकर्ण अवयव होंगे वो समान अवयव होंगे। ये चीज़ विशेष कर ध्यान देना। यदि अगर विकर्ण में समान अवयव दिए हैं तो वो अदिश अवयव है। बाकी शेष अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। ये विशेष कर ध्यान देना। तो यहाँ पर हमारे जैसे ये दिया गया है, तो ये जो दिए हैं यहाँ पर ये अदिश अवयव है। ये भी समान विकर्ण के जो अवयव हैं वो समान, बाकी शेष अवयव क्या है? शून्य है। अब ये उप अवयव ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझ लीजिए कैसे होता है। यदि एक कोई अवयव दिया है उसमें से एक उप अवयव उठा लिया जाता है, जैसे 1 2 3 4, तो ये जो अवयव दिया गया है इससे एक उठा लिया गया है उप अवयव। इसी को हम क्या कहते हैं? उप अवयव। मतलब किसी भी दिए गए अवयव में कुछ पंक्तियाँ तथा कुछ स्तंभ निकाल या छोड़ देने से बचे शेष अवयव को ही उप अवयव कहते हैं। ये हमारे दिए गए हैं उप अवयव। बस इतने ही हमारे अवयव के प्रकार हैं, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट हमारा अवयव ये वाला है। इसी को विशेष कर ध्यान देना, इकाई अवयव। बस आके हमसे पूछेगा कि ये कैसा अवयव है, वर्ग अवयव है कि शून्य अवयव है, ये पूछेंगे बस। अब हम लोग किस में चलते हैं? समान अवयव। समान अवयव में एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को बता देते हैं। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारा ए अवयव दिया हुआ है, एक्स वाई 2 और ये 3 दिया है। बी अवयव दिए हैं 2 4
जेड पी दिया है। क्या दिया है? पी दिया गया है। और हमसे कहा गया है कि एक्स वाई जेड पी का मान ज्ञात करो, और ये कहा गया कि अवयव ए अवयव बी के बराबर है। ये हमसे कहा गया समान अवयव। जब समान है तो इनको समान करके रखेंगे। अब देखिए जो अवयव हमारा समान है, ए का क्या दिया? एक्स वाई 2 3। क्या दिया गया है? 2 एक्स एक्स वाई एक्स वाई 2 3। और दूसरा अभी क्या दिया है? इसके समान है तो बराबर करके लिखेंगे। दूसरा दिया है 2 4 जेड, और ये पी दिया गया है। अब हम इसको लिखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा? एक्स का मान अब क्या हो जाएगा? एक्स का मान हमारा हो जाएगा 2, और वाई का मान कितना हो जाएगा? वाई का मान हमारा 4 हो जाएगा। इसी तरह जेड का मान कितना हो जाएगा? जेड का मान हमारा 3 हो जाएगा। और पी का मान कितना हो गया? ओ सॉरी, जेड का मान कितना हो जाएगा हमारा? जेड का मान हो जाएगा 2, और पी का मान कितना हो जाएगा? पी का मान हमारा हो जाएगा 3। ऐसे अवयव आएंगे तो उसमें से हमें बस यही छांटना होगा कि एक्स और वाई का मान निकालिए। कभी जोड़कर भी आ सकते हैं, ऐसे हो जाएंगे तो ये समान अवयव हैं। बस हमें यहीं तक देखना है। अब जो भी बचे शेष सवालों को अब लोग हम उसको अगले सेशन में करेंगे। अगले सेशन में हम लोग प्रश्नावली के सवाल एनसीईआरटी बेसिस पर हल करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।